Use earplug for listen in good quality. Hey guys, welcome to class 40. Today we are going to start our lesson जहाँ पे हम सीखने वाले हैं टेली प्राइम के बारे में। ऑलरेडी मैंने टेली प्राइम ओपन करके रखा हुआ है। तो फ़िलहाल इसको कैसे करेंगे और ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से मैं इसको अंडरस्टैंड करा पाऊँ। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल है और टेली प्राइम डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मैं टेली प्राइम क्यों करा रहा हूँ उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि टेली अपग्रेड हो चुका है, तो आपको अपग्रेडेड चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है, तो टेली की आज क्लास 40 है। जिन्होंने क्लास उसे पहले ना देखी हो वो पहले उसको क्लास को कंप्लीट करें और फिर मुझे रिपोर्ट करें। ठीक है, इसके अलावा अब हम टेली प्राइम के अंदर में हम सीखने वाले हैं, तो क्योंकि टेली प्राइम अपडेट हुआ है तो इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर जो वाउचर्स हैं वो सारे सेम टू सेम रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे ही आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड टू यूज़ लाइसेंस। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज़ लाइसेंस फ्रॉम फर्म, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और एक्टिवेट अ न्यू लाइसेंस। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अब मेरे पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी लर्नर्स हैं वो कंटिन्यू टू एजुकेशन मोड, यानी आप ऑल्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन ये काम करेगा, ऑल्ट टी। ठीक है, और सिंपली आप टी दबाएंगे तो भी ये काम करेगा, क्योंकि अब तक टेली के अंदर में क्या होता था कि जो सिंगल लकीरों वाले ऑप्शन होते थे, जिनके नीचे ये लाइनें सिंगल आ रही हैं, तो इनमें क्या है, ये ऑल्ट के साथ दबेंगे, और जिनमें डबल लाइनें आ रही हैं वो कंट्रोल के साथ। लेकिन क्योंकि कहीं वहाँ पे लाइन नहीं है, जहाँ पे भी लाइन नहीं है, तो वहाँ पे आपको सिंपली आपको वही बटन दबाना है। जैसे कि अगर मुझे कंपनी के ऑप्शन देखने, अब देखो इसमें क्या नया है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन दे दूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आज ओपन करना है। तो क्लास को पूरा देखना है, मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हों, मेरे सबके पास मेरा नंबर है, नहीं तो अपने डिस्कशन ग्रुप में आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको जूम आउट करेंगे। तो ये देखिए गेटवे ऑफ टेली का जो ये ऑप्शन है, ये सिंपल ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डे बुक, बैंकिंग। ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो गया है ना, नया हो गया, लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप देखोगे कि जो ऑप्शंस हैं वो लगभग सारे ही सेम हैं। ठीक है, एक नया ऑप्शन बीच में आता है, गो टू करने का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ऑल्ट के साथ जी दबाते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी ऑप्शन पे इस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट हो चाहे किसी भी तरीके का ऑप्शन हो, तो आप डायरेक्ट मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जैसे मान लो मेरे को बैलेंस शीट देखनी है। ठीक है, क्योंकि मेरी कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है। कहाँ खुली हुई है जी, यहाँ खुली हुई है। ठीक है, तो ऑल्ट जी करेंगे और जी में आपको बैलेंस टाइप करना है। ठीक है, बैलेंस, और इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ये रहा बैलेंस शीट। इस तरह से बैलेंस शीट खुल गई। स्केप दबाएंगे, स्केप दबाते ही आप पीछे आ जाएंगे ऑप्शंस में, ये ऑप्शन आपको पीछे कर देगा। ठीक है, ये आ गया, आपको एक बात समझ में आ गई। अब जैसे मुझे ये जो मेरी कंपनी एग्जिस्टिंग है इसे क्लोज़ करना है, तो आप ऑल्ट के दबाइए। ऑल्ट के दबाने के बाद यहाँ से कंपनी के ऑप्शंस आते हैं, ये टैब्स बना दिए गए हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, शट कंपनी और कंट्रोल F3। ठीक है, वहाँ पे ऑल्ट F3 था, यहाँ पे कंट्रोल F3 हो गया है। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी, ऑल्ट F3 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा शट कंपनी, कंट्रोल F3, मैंने इस कंपनी को क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ हो गया। अब जैसे कि इसके अंदर में मेरे पास ये ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई क्या आपको दोबारा कंपनी क्रिएट करनी है, मतलब मैं पहले इससे पीछे जाता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है कि को क्विट करना है, मैंने कहा येस क्विट करना है। यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि कंपनी हमने कर दी शट डाउन। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ कंपनी, क्योंकि हमने शट डाउन कर दी है, पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लेट इट बी ओपन, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर से वही आपको टी दबाना है एजुकेशन मोड में। ये पहले से कंपनी खोली हुई आ रही है, क्या शॉर्टकट था, कंट्रोल के साथ F3, कंट्रोल F3 कर देंगे तो ये कंपनी हो जाएगी यहाँ पे क्लोज। ठीक है, कंपनी सिलेक्ट करने को बोल रहा है। ठीक है जी, ये आ गया। ये बोल रहा है क्विट करने का, मैंने कहा नहीं मुझे क्विट नहीं करना है। ऑल्ट के
शट कंपनी, क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल F3। ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप के बटन्स में थोड़ी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया, कह रहा है कि आपको एक कंपनी एग्जिस्ट करके ही रखनी है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंद हो जाए, उसके बाद ही मैं कुछ नया आपको सिखाऊँ उसमें। ठीक है, ये ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये इस पर खुल जा रहा है, बाय कंट्रोल के। और यहाँ पर जो भी क्लासेस हम लोग आपको देते हैं उसमें कहीं भी कोई कट नहीं होता है, वो सिंपल टेली का ऑप्शन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे कंपनी बंद हो गई है, मैंने पीछे बंद करी कंपनी, तो बंद करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन ये मुझे दे रहा है, या तो आप क्विट करो, ठीक है, या आप एक पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करो। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई कंपनी सेलेक्ट नहीं करनी है, मैं तो भैया डायरेक्ट आ गया, मेरे को कोई कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है मुझे कि ये बोल रहा है कि क्रिएट कंपनी करना चाहोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्रिएट कंपनी करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है जिसमें मेरी कंपनी का नाम आ जाता है। तो मान लो मैंने कहा कि मेरी कंपनी का नाम है कृष्णा कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन ले लें, या चलो इसको ले लेते हैं हम कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरी कंपनी आ गई। ये इसका डिटेल दे रहा है, एड्रेस क्या है, मैं अभी एड्रेस को इसको रहने देता हूँ। ठीक है, या कुछ भी एक छोटा मोटा एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, स्टेट दिल्ली, टेलीफोन कोड कह रहा हूँ, पिन कोड यहाँ पे हमने डाल दिया, एरिया का, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर है, बुक बिगनिंग है, तो जैसे अभी अप्रैल ही चल रहा है तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ और एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो कि फॉर्म जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद देखो ये 2-3 चीज़ें हमसे पूछ रहा है कि आपने मेंटेन अकाउंट्स करना है, अपने बिल की डिटेल मेंटेन करनी है, इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी है, जीएसटी आपने मेंटेन करना है। ठीक है, अब जीएसटी मेंटेन करना है तो हमें जो हम टैली ERP9 सीख रहे थे उसमें ऑप्शंस जो हैं वो बाद में डालने थे, इसमें हाथ के हाथ ही आपको ऑप्शन डालने पड़ेंगे जब भी आप कंपनी बना रहे हो। ठीक है, तो दिल्ली आ गया, रेगुलर आ गया, फिर यहाँ पे एक्सेस अदर टेरिटरी, यहाँ पे इसका कोड आ गया। मैंने कहा कि चलो मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरा जो जीएसटी नंबर है वो मैं डालता हूँ BSTPD। ठीक है, 5890H1Z7। ठीक है, जब अगर आप जीएसटी कोड गलत डाल दोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट करा रहा हूँ। ठीक है, TDS अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नो रहने देता हूँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल्ट क्लिक करते ही आपके पास क्रिएट का ऑप्शन, ऑल्टर कंपनी में चेंजेस करना है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है आपने तो आप F3 करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज के और भी तरीके हैं, जैसे ये चेंज बोल रहा है, चेंज डेट चेंज, फाइनेंशियल ईयर चेंज, उन चीज़ों को ये बोल रहा है। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी, अगर आपने कंपनी सिलेक्ट करनी है, कोई दूसरी कंपनी डालनी है, कनेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लासेस जो है यहाँ पे रेगुलर प्रोवाइड हों। ठीक है, यहाँ पे बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन आ गया, ये एक्सचेंज का ऑप्शन आ गया, डेटा अगर आपको एक्सेल से लेना है, कहीं और से लेना है, ये मास्टर्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, आपने पुराने वाले टैली में से इंपोर्ट करना है डेटा तो उसके लिए ऑप्शंस हैं ये। ठीक है, ठीक है, अब मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी बढ़ा दी है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे करना है क्रिएट मास्टर्स है, तो क्रिएट में मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ। देखो हमारे पास सबसे आप ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट लेजर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कोई स्टॉक आइटम क्या क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को वाउचर टाइप क्रिएट करना है। ठीक है, तो वाउचर टाइप में POS यानी पॉइंट ऑफ सेल क्रिएट करना है, या आप परचेज सेल क्या वाउचर क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा मैं डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूँ, मैं अभी वाउचर नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है, तो ये जो है ये पेमेंट वाउचर है आपका, मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको F9 करता हूँ, F9 आ गया। और यहाँ पे जो भी मेरा बिल नंबर रहेगा, क्योंकि हम परचेज चढ़ा रहे हैं तो बिल नंबर जो रहेगा वो बिल नंबर हमें यहाँ डालना होता है। ठीक है, किस डेट में आपने परचेज़ करी है, तो आपको जो भी डेट आपने परचेज़ करी है वो डेट आपको डालनी होती है। जैसे मान लीजिए अगर 18/4 की डेट में, वैसे ये लेगा नहीं मेरे को लग रहा है जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है,
क्योंकि ये थोड़ा सा एजुकेशनल मोड है, इसलिए तो मैं इसको 1-4 ही रहने देता हूँ, क्योंकि हम तो लर्निंग के पर्पज़ से कर रहे हैं ना। अब ये पार्टी नेम आ जाता है, तो पार्टी नेम के लिए शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे Alt+C, वही शॉर्टकट रहेगा हमारा पुराने वाला, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए मैंने पार्टी का नाम ले लिया LG प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको मालूम ही है कि किस तरह से लेज़र पास आउट करना है। ये तो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब आप टैली प्राइम या किसी भी सॉफ्टवेयर का इंटरव्यू वगैरह आप देने जाते हैं अगर एज ए अकाउंटेंट, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपने इंटरफेस ऑलरेडी देख रखा होगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर मांग रहे हैं, ठीक है। ये रिसिप्ट नोट नंबर तब मांगता है जब हम परचेज़ करने से पहले रिसिप्ट वगैरह चढ़ा देते हैं कि हमारे पास गुड्स जो है वो आया है कि नहीं है। क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जब माल आ जाता है उसके बाद ही आपका परचेज़ बिल आता है। ऐसा नहीं होता कि परचेज़ बिल पहले आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले माल आएगा, किस डेट में आएगा, क्या लॉरी नंबर है, उसका बिल्टी नंबर क्या होगा, वो पूरी डिटेल अगर आप मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे उस तरीके से आ जाएगा। फिर ये परचेज लेज़र होता है, इसको हम देखिए यहाँ पे साफ साफ ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्रिएट करें, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं टैली RP9 को, टैली प्राइम को, ठीक है। तो परचेज लेज़र के अंदर में परचेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे परचेज अकाउंट आएगा, ठीक है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि वो यही है कि टैली का जो देखने का तरीका है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो अकाउंटिंग का तरीका है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे आप इसको नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें, ठीक है। और बाकी चीज़ों को आप F2 करके इसको, सॉरी F2 कह रहा हूँ, Ctrl+A दबा के इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या बेच रहे हैं, तो वही आपका जो भी टीवी है, फ्रिज है, क्या है, आप क्या बेच रहे हैं, तो ये वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट यूनिट्स में आप क्रिएट कर सकते हैं कि अपने यूनिट्स में क्या यूनिट्स रखनी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे क्रिएट करना है पीसेस के अंदर में, तो यहाँ पे पीसेस आ जाएगा। फॉर्मल नेम मुझसे पूछ रहा था तो मैंने कहा पीसेस, और मैंने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पे GST नंबर, GST मुझसे पूछ रहा है कि हम GST एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने कहा 10 मुझे पीसेस लेने हैं, 18,900 रुपये का एक पीस है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे GST किस तरह लगेगा, आपने वही Alt+C करके GST का लेजर बनाना है। CGST पहले आपका रहेगा SGST, SGST, CGST और IGST। इन 3 चीज़ों में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि CGST जो होता है वो सेंट्रल टैक्स होता है, फिर स्टेट टैक्स, और फिर आता है IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर में, यानी कि अगर आप इंट्रा स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। जबकि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी इंटर स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका IGST एप्लीकेबल होगा। तो आपने जब इसको लेज़र को बनाया यहाँ पे पार्टी नेम को, तो आपने यहाँ पे अगर इसको दिल्ली ही रखा है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको आपको दिखा देना है, ठीक है। कंट्रोल एंटर करके आप ऑल्टर में जा सकते हैं और यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये स्टेट दिल्ली है, और क्योंकि हमारी कंपनी भी दिल्ली की ही है, तो यहाँ पे जो लेजर बनेगा वो CGST और SGST होगा। तो मैं यहाँ पे SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में रख रहा हूँ। यहाँ पे ये GST एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये SGST है इसलिए स्टेट यहाँ पे टैक्स लगेगा। और ये पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, मैंने कहा कि मुझे 12% जो है टैक्स लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 12% आ गया। और यहाँ पे मैंने कहा SGST, आप थोड़ा सा इम्तिनान रखिए कि मैं कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे कि सर आया क्यों नहीं, तो मैं आपको अभी थोड़ा जानकारी देख के बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आ गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST SGST आ गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 12% यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेबल हो रहा है, और यहाँ पे मैंने इसको टाइप किया है तो यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो जो दिक्कत है वो कहाँ आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक तो जगह मैं मैनुअली टाइप कर रहा हूँ और दूसरी जगह मैं सोच रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे ये स्टेट टैक्स है, इसको यहाँ रख देते हैं, ये GST है। मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ, तो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, और इसको भी हटा देते हैं।
यहाँ से भी हम परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हटा देते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमें को ऑटोमेटिकली चाहिए, ये अपने ये जो ये तो टाइप करना हुआ मैं बनती हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली के लिए जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में सीखा है कि यहाँ पे जो ये आइटम होता है ना, यहीं पे आपके पास टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, आप इसकी एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ से ये टैक्सेबल आ जाएगा और यहाँ पे आपको 12% इसको रखना है, एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि SGST अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब CGST के लेज़र में मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कंट्रोल के साथ एंटर दबा के। जब हम कंट्रोल के साथ एंटर पे पहुँचे तो हमने देखा कि हमने अदर रख रखा है, हम इसे GST के अंडर में रखना है और क्योंकि ये CGST है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो टैक्स है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट होके आ गया है। अब यहाँ पे हमने इसको कराना है एक्सेप्ट। ई-वे बिल की डिटेल हम अभी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें इसको एक्सेप्ट कराना है। ये परचेज़र की डिटेल, एडिशनल डिटेल ये मांगता ही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर वगैरह के लिए जब आप ई-वे बिल बनाएंगे तो उसमें भी आएगा। अगर आपने ई-वे बिल वाली क्लास अच्छी तरह नहीं देखी है तो 39 और 38 क्लास ई-वे बिल की है, आप उसे आराम से देखिए। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करने के बाद ये लेज़र पीछे चला गया। अब हमने जानना है कि वो लेज़र कहाँ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन के साथ ज़रा हम पेज अप पेज डाउन खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं नो, भाई हमें नहीं चाहिए। अरे यार ये क्या क्या खुल के आ रहा है, सॉरी यार, इसको हम नो करते हैं। शिफ्ट यस, अब ये आ गया। अब इसको हमें करना है प्रिंट, तो ऑल्ट पी की कमांड के साथ यहाँ पे करंट पेज प्रिंट हो रहा है। और इसका प्रीव्यू हमें देखना है तो प्रीव्यू के लिए ऑल्ट आई दबा सकते हैं और सिंपली ये देखिए ये प्रिंट इस तरह से निकल के आएगा। यानी कि बिलिंग की जो फॉर्मेट है उसमें किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने ये चीज़ तो समझ ली है कि किस तरह से हम इसको प्रिंट वगैरह करते हैं। ठीक है, अब आने वाली क्लासेस में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा इनकम टैक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये खोल रखा है गूगल पे। जब आप डालोगे इनकम टैक्स स्लैब रेट 2021 2022 तो यहाँ पे स्लैब रेट आ जाता है। ठीक है, स्लैब रेट क्या होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ कंडीशंस पे आपको इनकम टैक्स में छूट देती है। जैसे सपोज अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए है, कोई लोग कहते हैं कि भाई मेरी तो इनकम ही नहीं है तो मैं उसमें क्या टैक्स भरूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। टैक्स जो है एग्जिस्टिंग स्कीम में और टैक्स की न्यू स्कीम में, दोनों ही स्कीम में आपको 0% टैक्स लगेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न तो भर सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जबकि अगर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक के बीच में है तो जो टैक्स है वो 5% का लगेगा। अगर 3 लाख रुपए इनकम है तो आप 2.5 लाख रुपए अपने आप माइनस कर सकते हैं और 5% जो टैक्स है वो 50,000 रुपये 5% लग जाएगा। यानी तकरीबन जो है टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 रुपये जितना भी टैक्स लगता है वो आपको पेमेंट करनी होगी। इस तरह से स्लैब रेट होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं स्लैब रेट आपको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो उसके लिए आप संडे का लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करें जिसमें मैं आपको स्लैब रेट्स के बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल ये जो है अगर आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट नहीं खोली है, आपको नहीं आती है, तो आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे इनकम टैक्स टाइप करें और यहाँ पे लॉगिन का डिटेल आ जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आते हैं इंस्टेंट पैन थ्रू आधार लिंक। पैन कार्ड के जरिए आप पैन थ्रू आधार, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार का मतलब होता है यार ये तो कुछ लिंक्स हैं क्विक। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों के पास आधार कार्ड तो है लेकिन पैन कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड की डिटेल अगर पूरी तरह से अपडेटेड है तो पैन कार्ड आपको 10 मिनट के अंदर में आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि हाथ के हाथ आपको पैन कार्ड प्रोवाइड हो जाएगा। ये इनकम टैक्स ने जो है एक नई जो है यहाँ पे लिंक दिया है। ठीक है, लिंक आधार, अगर वही जो अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था ना कि पेनल्टी लगेगी तो लिंक कर लें, ये वो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आराम से इसकी स्टडी करें, कोई ऑप्शन ना समझ में आए तो आप पूछिएगा। ठीक है,
रजिस्टर्ड योरसेल्फ, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, रजिस्टर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पे ई फाइलिंग के लिए जब तक आप इनकम टैक्स नहीं भर सकते जब तक आप पहले से रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, मेरा यूज़र आईडी जो होता है वो आपका अपना पैन कार्ड नंबर होता है और आपका जो पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं वो होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से किस पेज दिखता है लॉगिन करने के बाद। तो जब मैंने इस पर लॉगिन किया तो यहाँ पे लोडिंग आ रहा है और यहाँ पे देखिए ये मेरा ऑफिशियल नेम है और ये आ गया पूरा तरीके से। अब ये यहाँ पे टाइमिंग भी चलने लग जाता है कि आप एक बार लॉगिन करने के बाद 45 मिनट के अंदर अंदर आप अपना काम कर सकते हैं और उसके बाद आपको दोबारा से रीलॉगिन करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपने 45 मिनट के अंदर अंदर फंक्शन जैसे आप कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये ऑटो लॉग आउट हो जाता है। यानी कि ये बहुत अच्छा फीचर है। अगर आप छोड़ के भी चले जाते हैं, अगर आप घर पे हैं अकेले हैं छोड़ के चले जाते हैं तो उस दौरान भी ऑटो लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, डैशबोर्ड होता है, माई अकाउंट्स, ई फाइलिंग, ई प्रोसेसिंग, ई निवारण, कंप्लायंस, वर्क लिस्ट, प्रोफाइल सेटिंग और विवाद से विश्वास। ठीक है, ये इनकी कुछ टैब्स बने हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो काम का टैब है वो है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो जैसे अगर आपने कभी रिटर्न भरी है, ऑलरेडी भर रखी है तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं भर रखी है तो आपको सबसे पहले ई फाइलिंग करके यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड आएगा, आप किस डेट के लिए आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं। जैसे 2020-21 के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो ITR में यहाँ पे ये फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, ITR 1, 2, 3, 4, 5 फॉर्म होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे गूगल पे इस तरह सर्च कर लें कि विच फॉर्म आई शुड फिल और व्हाट इज़, अगर आपको नहीं मालूम कि व्हाट तो आप इस तरह से टाइप करें व्हाट इज़ ITR 1। ठीक है, ITR 1 बेसिक फॉर्म होता है, ITR 2 इस तरह से ITR 4, 5 तक फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो आप इनकी जानकारी को ना यहाँ पे आप एक तो ये क्लियर टैक्स की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये क्या है, देखो लिखा हुआ है व्हाट इज़ ITR। ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न, सबको मालूम है भाई, फुल फॉर्म एक तरह का फॉर्म होता है जो कि टैक्स पेयर अपनी जानकारी फाइल करते हैं जिसमें उनकी कमाई गई इनकम और उस पर लगने वाला टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स द्वारा बताया जाता है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट होता है उसने नोटिफाइज किए हैं 7 तरीके के फॉर्म उसने बनाए हैं। ठीक है, 7 तरीके के फॉर्म उसने बनाए हैं। पहले 5 तरीके के होते थे, अब 6 और 7 अलग से ऐड हो गया है। ठीक है, अब हर एक टैक्स पेयर जो होता है वो उसको अपनी ITR ऑन और बिफोर स्पेसिफिक ड्यू डेट, हर एक स्पेसिफिक ड्यू डेट है उसके तहत उसको भरनी होती है। ठीक है, वाई शुड यू फाइल ITR। ITR आपको क्यों फाइल करना चाहिए? अगर आप 60 साल के हैं और अकेले हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख की है तो भी आपको ITR भरना है। 3 लाख और 7 लाख ये कैटेगरी है, कौन सी ITR आपको भरनी चाहिए ये इसके बारे में बताया गया है। ITR 1 किसको भरनी चाहिए? जिनकी पेंशन आ रही है, सैलरी आ रही है, कोई अदर सोर्स है या एक हाउस प्रॉपर्टी है। एवरी इनकम ऑफ ITR अगर आप गेन करते हैं, अलग अलग चीज़ें, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। पहले फॉर्म का नाम है सहज, फिर अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये फॉर्म्स को हम संडे में क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें भी हम लाइव क्लास डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे ऊपर ये लिंक आ रहा है, आप इस लिंक के जरिए भी इस पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म होता है ITR 1। फाइलिंग टाइप होता है कि आप डिले के बाद फाइल कर रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख क्लास डेट थी तो डिले के बाद फाइल कर रहे हैं। सबमिशन मोड आपका XML क्या होता है कि ये आपका जो है एक्सेल से रिलेटेड होता है, एक्सेल से रिलेटेड होता है। उसमें आप फाइल बना के उसमें सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डेट निकल चुकी है उसके बाद की ये दिखा रहा है। तो अगर आपको ये देखना है कि यार आपकी भरी है कि नहीं भरी है तो आप कैसे देखोगे? आप डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे व्यू रिटर्न्स फॉर्म का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि देखिए आपने यहाँ पे 2020-21 के लिए आपने ITR 1 आपने यहाँ पे फाइल कर रखी है, जिसका ITR नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है। ठीक है, जिसको आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी काम में जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होती है आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हम अब आगे क्लासेस के आने वाली क्लासेस में और अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।